इस प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। आज पाकिस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो थे उन्होंने दोबारा इस चीज़ का इयादा किया, यकीन दहानी कराई कि ऑब्जेक्टिव जो है इस वक्त अदलिया का और चीफ इलेक्शन कमिश्नर का और पूरे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पाकिस्तान में फेयर क्रेडिबल इलेक्शन का करवाना है। इलेक्शन की जब बात आती है तो मेरे सामने सबसे पहले जो इस वक्त इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है जो सर्वे है IRI का, इंटरनेशनल क्रेडिबल इदारा है, उसने जो सर्वे पेश किया है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो सुनने वाला सर्वे है। उसके नज़दीक जो आने वाला इलेक्शन है उसमें रूलिंग पार्टी की पोजीशन जो है वो इतनी अलार्मिंग हद तक फारिग हो चुकी है कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको वर्ड्स में सिर्फ पढ़ के बता देता हूँ। उसमें पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका सर्वे का एक गो थ्रू कर दें, उसके बाद आज के पैनल्स का भी तारुफ कराऊंगा। और आज ना सिर्फ आइंदा इलेक्शन के हवाले से बात की जाएगी बल्कि कल का इमरान खान साहब का जो दौरा है वज़ीरिस्तान का, उसके हवाले से इसलिए बात की जाएगी कि क्रिटिक्स जो है उसको मुबैना दौरा कहते हैं, लोगों की जानो माल को खतरे में डालने वाला दौरा कहते हैं, पॉलिटिकल स्टंट कहते हैं। इसमें बात करेंगे आज के प्रोग्राम में, लेकिन पहले IRI का पोल, एक बड़ा क्रेडिबल इदारा, उन्होंने ये कहा है कि अगर अगले हफ्ते नेशनल असेंबली के अंदर इलेक्शंस हो जाएं तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो नंबर 1 पोजीशन लेगी 28% वोट के साथ। ये एक मेजर ब्रेक थ्रू है क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की सियासी बाजगश थी उसमें PMLN का ग्राफ लग रहा था कि शायद इतना ऊंचा नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जो IRI का सर्वे है उसमें 28% वोट दिया गया। और PTI जो है जिसको इससे पहले 34% की बात की गई थी बकौल इमरान खान साहब के, उन्होंने खुद भी एडमिट किया कि 10% पॉपुलरिटी कम हुई, आज 24% पे स्टैंड करती है। इसकी वजूहत क्या है इस पर बात कर लेंगे, इनकी लीडरशिप की जो भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलार्मिंग हद तक गिर चुकी है, 14% इस वक्त IRI के सर्वे अगर मान लिया जाए तो सिर्फ 14% पाकिस्तानी जो उनको वोट देंगे। इस तरह अगर आगे चलें तो देखा जाएगा कि फरवरी 2012 जब आखिरी दफा सर्वे हुआ और जुलाई अगस्त 2012 में PMLN जो है 3.7% चेंज आया पॉजिटिव में, PTI -22.6% गया और पीपल्स पार्टी -12.5%। इस तरह दूसरे जितने भी सूबे उनमें भी इस तरह का चेंज रहा है। पंजाब में PMLN 43%, PTI 27%, पीपल्स पार्टी 7% सिर्फ, और दूसरे असेंबलियों में भी यही पोजीशन है। हमारे आज के पैनल्स का तारुफ आपसे करवा दूं, उसके बाद प्रोग्राम में डिस्कशन इस पे होगी और दूसरे मामलों पे। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर कानून है, इस वक्त PMLN को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फारूक अमजद मीर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है। सलमान अकरम राजा साहब, उनसे बात करेंगे आज खत के हवाले से भी, और चीफ इलेक्शन कमीशन किस हद तक इस इलेक्शन क्रेडिबल बना सकता है अगर देखा जाए लीगल और फैक्चुअल वे में। शैला रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। राना साहब आप तो बड़े खुश होंगे। देखिए, इसमें जो पिछले यानी कुछ 6-8 माह का अर्सा गुजरा है तो उसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रखते हुए जो है वो अपनी पॉलिटिकल कैंपेन भी और जो गवर्नेंस है उसके ऊपर बहुत मेहनत की है, बेहतर काम किया है, और उस बेहतर काम का और मेहनत का जो है वो रिवार्ड तो बिल्कुल सर्वे में भी आया और इंशाल्लाह ताला जब इलेक्शन होगी तो उसमें भी आप ये क्रेडिबल आपके नजदीक यानी कल 6 महीने बाद देखिए क्रेडिबल पार्टी को देखिए क्रेडिबल की बात ये है कि देखें ये इसी तरह से होता है जैसे मिसाल के तौर पे जो इंटेलिजेंस सोर्स रिपोर्ट्स होती हैं, अगर आप उनको उठा के रद्दी का टुकड़ा समझ के उनको आप डस्टबिन में भी नहीं फेंक सकते, लेकिन अगर आप ये कहें कि जी ये 110% जो है ये दुरुस्त है तो आप ये भी नहीं कह सकते। यानी एक ट्रेंड, एक अंदाज़ा जो है वो होता है, और उससे जो है वो फिर सारी सूरत हाल को आप अपने तौर पे फारूक साहब जितना आप लोगों ने PMLN को फोकस किया, टारगेट किया, पुअर गवर्नेंस, दानिश स्कूल करप्शन, लैपटॉप मुबैना करप्शन, उसके बावजूद अगर ये सर्वे दुरुस्त है IRI का तो फिर आप सब लोग गलत साबित हुए, ये सुरखरू हो गए। देखें ये सर्वे जो है, मैं जैसे राना साहब की बात से 100% एग्री करता हूँ कि इसको फेंक भी नहीं सकते और इसके ऊपर ही सिर्फ इन्हिसार भी नहीं कर सकते। इस सर्वे के मुताबिक जो भी रिपोर्ट है हम उसको कबूल कर रहे हैं, ठीक है, इस वक्त यही सूरत हाल होगी। असल मुकाबला जो है वो तो इलेक्शन में होना है और इलेक्शन में अभी कुछ दिन हैं, और हमारा इसमें ये ख्याल है कि जो हमारी पार्टी की तंजीमें टूटी हुई हैं इस वक्त और हम इलेक्शन में हैं, पार्टी के अंदर हमारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन हो रहा है, तो उस वजह से जब आप ओहदेदार मौजूद नहीं होंगे तो कारकुन जो आपके हैं उनके साथ राब्ते के लिए लोग जो है वो उस तरह अवेलेबल नहीं है जैसे होने चाहिए, तो फिर उसमें थोड़ी बहुत कमी आती है। लेकिन हमारा अगर 10% कम भी हुआ है तो नून का जो है वो सिर्फ 3% बढ़ा है और पीपल्स पार्टी का 10% कम हो गया। इस वजह से ये कोई हतमी सर्वे नहीं है, इसके बाद अभी और भी सर्वेज आएंगे और असल सर्वे तो पाकिस्तान के अवाम ने इलेक्शन में बैलेट बॉक्स PTI का अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे 22% घटा है। हाँ ठीक, आपके ख्याल में क्यों घटा है? मैंने ये गुजारिश है कि हमारी पार्टी इलेक्शन में है, हमारी तंजीमें टूट चुकी हैं। अच्छा। सूबे की हद तक हमारा कोई ओहदेदार मौजूद नहीं है। फारूक साहब ये वजह तो नहीं है कि यानी कि PTI के ऊपर जो ट्रस्ट किया गया यूथ की लीडरशिप का,
उसको रिप्लेस कर दिया पुराने पॉलिटिशियंस ने। इसमें तो आपने समझते नहीं, ग्राफ मैं- गिरा है। मैं- एक सवाल है, देखिए, अगर ये वजह हो तो हमने तो इलेक्शन दे दिया और खान साहब तकरीबन हर रोज पार्टी में ये बात करते हैं कि यूथ को पार्टी इलेक्शन लड़ना चाहिए। तो इस वजह से ये जितने लोग बैठे हैं ये आरजी बैठे हैं, पार्टी इलेक्शन होगा उसमें यूथ हमारे पास चूंकि ज्यादा है, उनके नुमाइंदे ज्यादा आगे आएंगे, इस वजह से ये वजह नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि पार्टी जो है उसको अब चूंकि रिप्रेजेंटेशन जो है वो ओहदेदारों की सूरत में अवेलेबल नहीं है, तो लोग जो है वो थोड़ा सा फासले पे होंगे, लेकिन वो कहीं गए नहीं हैं। एक मैं बात, यानी आज ये बात मीर साहब ने बड़े जो है वो जोर दे के कही है, तो आज मैं एक बात कह देता हूँ, इसके बाद फिर जब इनके पार्टी इलेक्शन हो जाएंगे तो उसके बाद फिर आपने ज़रूर प्रोग्राम करना है। ये जब इलेक्शन कराएंगे ना, इंशाल्लाह करेंगे जी। इलेक्शन जब ये करवाएंगे ना पार्टी का, तो ये ईंट से ईंट लड़ा देंगे। ईंट से ईंट लड़ा देंगे किस चीज में? ये इनकी पार्टी की जो बिल्डिंग है ना, अच्छा। उसकी ईंट से ईंट लड़ जाएगी। बस ये देख लें। नहीं, ये बात ये तो बड़ी मुश्किल सी बात है। नहीं, बात ये किस है तरह? कि देखें, बात ये है कि विद इन पार्टी इलेक्शन जो है उनका एक तरीकाकार और होता है। जो ये करवाने जा रहे हैं ना, तो ये आप ये देखेंगे। नहीं, आपके ख्याल में क्या करवाने जा रहे हैं? फिर मैं से पूछता हूँ क्या करवाने जा रहे हैं? ये यानी अपने तौर पे ये करवाने जा रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि जो 1 करोड़ हमारा मेंबर बना है ना, ठीक है, यानी ये मामला जो है ये दूसरी पार्टियों में भी हुए हैं, उनके ऊपर अगर बात करें तो लंबी हो जाएगी। ये कह रहे हैं कि हमारा 1 करोड़ मेंबर है, वो वोट करेगा। वोट करेगा। ठीक है। देखिए, बात यह कि इन्होंने मेंबरशिप की जो कॉपीज़ हैं वो लोगों को कीमतें दी हैं। कीमतें दी मींस यानी एक बुक है ना, उसकी एक कीमत रख दी। अच्छा। उसके मुताबिक आपकी हिम्मत है, आप 10 ले गए, मैं 20 ले गया, ये 40 ले गए, दूसरे जो है वो 100 ले गए। मेंबरशिप। अच्छा। और वो लोगों ने जो वो मेंबरशिप की लिस्टें हैं वो बिल्कुल फेक हैं, फिक्टिटियस हैं, वो रियल पार्टी वर्कर को रिप्रेजेंट ही नहीं करती। और जब इस तरह से ये पब्लिक एट लार्ज को इस बात का मौका देंगे कि वो आए और इनकी पार्टी में आगे जो है वो इस किस्म की मुदाखलत करे, तो यही हाल होगा जो मैंने कहा। फारूक साहब, आपकी तो सारा कुछ ही फेक है हुजूर, सब जाली है। मैं अब क्या इलेक्शन में क्या फायदा है? अर्ज करें क्या, आप बताएं, खुल के बताएं। राणा साहब ने जो कहा, इनको ये पता है, इनकी पार्टी भी उसमें शामिल है कि ये वोटर्स लिस्टें सामने रख के मेंबरशिप करते हैं और उसके बाद मुझे इजाजत देते। और मैं पूरी जिम्मेदारी से ये आपके सामने कहने लगा हूँ, ये जेन्युइन वोटर। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि 100% जेन्युइन होंगे। कुछ लोगों ने नहीं, वो तो कॉपी जब छपी है, हर एक लीफ जो एक मेंबर बनना है, 1 रुपया उसकी कीमत है उस लीफ की। जो बनना चाहता है वो 1 रुपया देगा। मैं जो बात कहनी चाहता था ना, मीर साहब उस बात पे पहुंच गए हैं। ये जो वोटर लिस्टों वाली इसने बात की ना कि वोटर लिस्ट सामने रख के जो वो मेंबरशिप की है, ये समझते हैं उस बात। हमारा वोट जो है अब इस तरह पड़ना है कि यूनियन काउंसिल की हद तक इन सारे लोगों ने डायरेक्ट वोट देने हैं। ठीक है। हर वोट जो है उसके साथ उसका मोबाइल नंबर मौजूद है, या जो है वो सारे लोग जेन्युइन हैं, उन्होंने वोट देने हैं। आखिरी बात सुनो, जो राणा साहब ने कहा कि इस पार्टी में अंदर लड़ाइयां होंगी, ईंट से ईंट बन जाएगी। हम तब्दीली की पार्टी हैं, हम स्टेटस को जो 63 साल से इस मुल्क में तरीका है, हमने उस तरीके को तोड़ना ही तोड़ना। उसमें अगर नुकसान होगा ये पार्टी पर। आपके लिए ये तो बहुत बड़ा लम्हा फिक्री है कि ये नौ मुल्क पार्टी, अगर मैंने सही उर्दू बोली है, वो खड़ी हुई है साथ पीपल्स पार्टी को भी पिछाड़ के दूसरी अगर IRI को मान लिया जाए क्रेडिबल। सेकंड टू यू, देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना, ये जो 14% का है, मुझे तो इस बात के ऊपर, यानी 14% लोगों ने अगर पीपल्स पार्टी को अब भी कहा है कि हम इसको वोट देंगे, तो फिर मेरा ख्याल है सर्वे ठीक नहीं है। 14% ज्यादा होगा, 14% लोगों की फिर जो है ना वो, यानी फिर कुछ सोच में फर्क है। यानी पीपल्स पार्टी का तो अब कोई नामो निशान नहीं। मैं पीपल्स पार्टी पे आपको भी कमेंट नहीं, मैं तो इनको करवा रहा हूं कि 24% है आपके साथ जो इस वक्त लूट मार में उनके साथ शामिल है। इसके अलावा पीपल्स पार्टी का तो कहीं जिक्र नहीं। मैं तो आपसे पीपल्स पार्टी का पूछा ही नहीं था, मैं तो आपसे कह रहा हूं कि ये जो आपके साथ सेकंड खड़े हुए हैं नई पार्टी, देखिए मेरी बात सुने, 1 करोड़ रुपया ये मेंबर बनाने की, 1 करोड़ लोगों को ये मेंबर बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन है? मुझे नहीं पता है। पार्टी पॉपुलर होगी तो मुमकिन है। बस चले फिर देख। राजा साहब, आप न्यूट्रल आदमी है इस वक्त इन दोनों के मुकाबले में, ये IRI का पोल कितना क्रेडिबल आपके लिए, ये डिटरमिन करेगा पाकिस्तान के लोग क्या सोच रहे हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए? देखिए, ये बात हो चुकी है, पोल्स इंडिकेटिव होती हैं, उनको बिल्कुल आप रद्द नहीं कर सकते, और उसमें अगर एक ट्रेंड को शो करती हैं। जरूर ये लम्हा फिक्रिया होगा PTI के लिए कि जो एक बढ़ता हुआ ग्राफ था उसमें क्यों एक रिवर्सल आया है, वो बात दूसरी जानिब क्यों चलना शुरू हो गई है। तो ये मेरा ख्याल है उनको सोचना पड़ेगा और इसको ये नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और जो आपने इशारा भी किया कि 30 अक्टूबर 2011 के बाद एक
उम्मीद की फिजा पैदा की थी पीटीआई ने, क्या वो उम्मीद की फिजा आज भी मौजूद है? क्या पीटीआई के हवाले से यंगस्टर्स के इंकलाब की यंगस्टर जो है वो नजर नहीं आई, आज भी ये सोच रहा है कि इस पार्टी के जरिए तब्दीली आएगी? ये एक बुनियादी सवाल है। या ये कि ये पार्टी, आप क्या सोचते हैं सलमान साहब? आप इस वक्त आप किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, ना यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बात कर रहा हूँ आपसे मैं। आप बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, आपने वोट डालना, मैं ये नहीं पूछ रहा वोट कैसे डालेंगे, आपका अपना एनालिसिस क्या है कि तहरीक इंसाफ को आपने पीक पे भी देखा, अभी नून लीग का भी एनालिसिस करवाऊंगा आपसे मैं, और अब वो नजर आ रहा है इनकी क्या खुद कह रही 10% नीचे आया है। क्या वजह हो सकती है अगर नीचे आया? ये 28% कह रहे हैं, इमरान खान साहब 10% खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या वजह हो सकती है? देखिए, मुझे ये लगता है कि जो एक मोमेंटम बनना चाहिए था 30 अक्टूबर के बाद उम्मीद का और सोच का, एक नई सोच का, वो शायद मोमेंटम कायम नहीं रहा पीटीआई के हवाले से। अगर हम एनालिसिस करें, देखिए इन्होंने किया ये है कि टेक्निकल गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की, असद उमर साहब हों, जहांगीर तरीन साहब हों, वो एक टेक्नोक्रेट किस्म के लोग हैं। लेकिन जो एक ख्वाब देना अवाम को एक बात होती है एक सियासी जमात की, सियासी लीडर की, वो टेक्नोक्रेटिक जुमलों, टेक्नोक्रेटिक फार्मूलों से बढ़कर होती है। तो आज क्या उम्मीद है जो पाकिस्तान के अवाम को कोई भी पार्टी दे रही है, मैं सिर्फ पीटीआई नहीं कहता, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो, वो क्या कह रहे हैं? कोई पार्टी में से उम्मीद देती है बीइंग अ सिटीजन जब आप वोट कास्ट करने जाएंगे? देखिए, इस वक्त कोई भी पार्टी जो है, मैं समझता हूँ पीटीआई शायद अभी भी वो एक दावा अपने हवाले से करती है, बाकी पार्टियां तो मुकम्मल तौर पे जो एक कल्चर जिसका वो इजहार कर रही हैं, वो पार्टी के अंदर एक किस्म की इताअत का एक समा है। ये लगता है कि अगर मैं कोई पार्टी ज्वाइन करूंगा तो क्या मुझे भी हाथ बांध के किसी लाइन में खड़ा होना पड़ेगा, या वहां पे किसी नजरिए आपको लगता है कि ये पार्टी ज्यादा आपको डेमोक्रेटिकली सूट करती है? देखिए, अभी तक इसमें हलचल है। अब ये हलचल जो है, क्या इसकी तबाही का बात करते हैं, मैं दोबारा आपको बताऊंगा, लेकिन शहरा रजा साहिबा हुकूमत को रिप्रेजेंट की। शहरा साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। मैंने बस आपसे ये कह रहा था कि माइंड ना कीजिएगा, मैं ये कह रहा था कि ताजियत करूं या इस सर्वे को उठा के बाहर फेंक दूं जिसमें आपको उन्होंने 14% जो है वो कहा है कि वोट मिलेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। राना सलमान साहब कह रहे हैं कि 14% भी जो है वो एग्जैजरेशन है वोट पड़ना आपको नेक्स्ट इलेक्शन में। देखिए, 1988 से जी कोई भी सर्वे उठा के देख लीजिए जिसमें अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीती हुई हो। 1988 में कहा था कि एक बहुत बड़े इदारे ने सर्वे किया था और उसने कहा था कि 56 सीट्स मिलेंगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तो 96 से अबव थी। और कभी भी कोई सर्वे ऐसा नहीं हुआ। अब ये सर्वे हुआ है, अगर इसको मेरे दोस्त पढ़ लेते तो राना साहब को इतना खुश होने का मौका ना मिलता। और देखिए, इसमें जो है 6000 लोगों को सर्वे में शामिल किया गया है। 6000 लोगों की आरा ली गई हैं, जिसमें से 5600 यानी कि 5600 लोग जो हैं वो शहरी हैं और हमारा वोटर है देही। अच्छा, है? और दूसरी बात ये है कि देखिए, बात ही खत्म हो गई। मैंने कहा कि आज तक कोई भी आप सर्वे उठा के राणा साहब, उनको तो वोटर ही दही है, आप अभी उछल रहे हैं कि 14% से भी नीचे वोट पड़ेगा। राणा साहब, उनको तो वोटर ही विलेज का, ये बात सही है इनकी? वैसे फिर राणा साहब को मुखातिब कर लिया। नहीं, मैं चले आप कंप्लीट कर ले, मैं तो आपकी बात को आगे अच्छा आप कंप्लीट कर लें। आप कराची से वैसे भी दूर से आपकी आवाज आ रही है, कर लें कंप्लीट करें प्लीज। हाँ, दूसरी बात ये है कि जहां तक मैं समझती हूँ हमारा जो मयार होता है वो इलेक्शन होता है, ठीक है। और पंजाब की हुकूमत के जेरे एहतमाम जबकि राणा साहब हमें मुख्तलिफ लोगों के साथ खड़े नजर आए, हमारी पार्टी ने बाय इलेक्शन जीता। ये सही है। हालिया जो हुआ, जहां पे अली मूसा गिलानी, जहां पे कश्ती भी एक दफा चली, हमारा वोटर सारा उधर था, और इसके बावजूद के मुस्लिम लीग एन और पीटीआई की बोसन साहब को हिमायत शामिल थी, वहां पे भी हमने रिजल्ट देख लिया। सिंध में जिन लोगों के साथ जाके ये मिल रहे हैं उनको अभी हमने हमेशा की तरह यूसीबी जमानत ही जब्त करवा दी। तो बात यह है कि ये सर्वेस जो हैं, क्योंकि कुछ पार्टीज में एनजीओ जो है कल्चर वो परवान चढ़ा है, कुछ एनजीओ स्टाइल से आगे आई हैं, तो जब भी ये सर्वे आता है कुछ हमारे यहाँ की शख्सियात भी अक्सर इस किस्म की ब्रीफिंग अरेंज कर देती हैं कि जी ये सर्वे है। तो फिर मैं उनसे पूछती हूँ कैसे, तो अक्सर सर्वे वालों ने कहा जी ये बॉटल देख रही हैं आप, इसमें जो ये रंगीन दाने ये इस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, ये रंगीन दाने इसको करते हैं, हम यूं करके कर देते हैं। साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे ब्रेक पे जाना है, मैं जब ब्रेक से वापस आऊंगा ना पार्टी नहीं है तो मैं आपसे पूछूंगा कि शहरी इलाकों में आपकी क्या राय है। उससे आप एग्री करती हैं कि 14%
इसके हिसाब से वोट है। और ये राणा साहब के लिए, सबके लिए लम्हा फिक्रिया है कि ये बात इनकी सही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो सीट यूसुफ रजा गिलानी साहब की वजह से खाली हुई थी, वहाँ चीफ जस्टिस साहब के बोर्ड लगे और वहाँ PTI PMLN ने अपने इख्तलाफात भुलाकर एक यकजगाती एजेंडा था, इवन जमात इस्लामी भी शामिल थी, पीपल्स पार्टी को हराया जाए। हरा नहीं सके ज़िमनी इंतखाब में। इस पर बात करेंगे व्यूअर्स प्रोग्राम ब्रेक के बाद। इस प्रोग्राम में दोबारा वार्म वेलकम करते हैं। आज पाकिस्तान के मंजरनामा जो है वो इलेक्शन की तरफ मरला बर मरला बड़ा फास्ट फॉरवर्ड जा रहा है और चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की जो आज मीडिया से गुफ्तगू हुई बड़ी अहम थी, जिसमें उन्होंने हर चीज़ का एक यकजगाती एजेंडा बताया कि ऑब्जेक्टिव ये है कि फ्री एंड क्रेडिबल इलेक्शंस करवाए जाएं। और उसी तनाजुर हमने RI पोल की बात भी की जिसमें नून लीग नंबर 1 आई और बाकी की पार्टी तहरीक इंसाफ नंबर 2, पीपल्स पार्टी नंबर 3। आज की सबसे अहम डेवलपमेंट एक और भी है राणा साहब कि इलेक्शन के तनाजुर में ही ये समझते हैं तहरीक इंसाफ वाले कि जो जनूबी वज़ीरिस्तान का दौरा है इमरान खान साहब का, ये ड्रोन्स के खिलाफ एक इखलाकी जंग का आगाज़ है, लेकिन बहुत से क्रिटिक्स ये भी समझते हैं कि ये एक सियासी शोबदाबाजी है। आपका टेक क्या है इसके ऊपर? बात तो बहुत बड़ी है, वहाँ जा रहे हैं, जानों पे चाहे खतरा, ये जान हथेली पे रखे। देखिए, बात ये है कि ये जो इनका यानी इवेंट है, ये साबित कर देगा मज़ीद इस बात को कि ये पार्टी जो है ये इस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है, इस्टेब्लिशमेंट इसको आगे बढ़ा रही है और इस्टेब्लिशमेंट के जो मकासद थे कि किस तरह से जो है वो किस जमात को और किस लीडरशिप को नुकसान पहुंचाए और उसका फ़ायदा किसको हो। बात ये है कि ये जो इन्होंने वज़ीरिस्तान का जो रखा है दौरा, ये यानी इस्टेब्लिशमेंट से अप्रूवल के बाद इन्होंने रखा है। इसी तरह से ये कोयटा गए थे, कोयटा जो उन्होंने जलसा किया वो भी इस्टेब्लिशमेंट ने जलसा करवाया और उसके लिए वहाँ पे जितनी भी इस्टेब्लिशमेंट की फोर्सेज जो हैं वो इस वक्त वहाँ पे ऑपरेट कर रही हैं, वो तमाम की तमाम फोर्सेज जो है वो इनकी डिस्पोजल के ऊपर थी और उन्होंने वो जलसा जो है वो जुर्रत वाला स्टेप नहीं है, ड्रोन के खिलाफ जा रहे हैं प्रोटेस्ट करने उधर। नहीं, ये कोई जुर्रत वाला स्टेप नहीं है। ये इस्टेब्लिशमेंट का जो है, इस्टेब्लिशमेंट खुद ही पहले शाह महमूद से जो है वो रेमंड डेविस के खिलाफ जो है वो बयान दिलवाती है, अच्छा उसको स्टैंड दिलवाती है। उसके बाद खुद ही फिर जब मसला बन जाता है तो रेमंड डेविस को खुद ही मैनेज करके जो है वो जहाज़ में जो है वो बैठा देती है। ये दफ़ाए तो आपके पास ही है ना, सुन लेना, दफ़ाए कौंसिल के जलसे, ये सारी बातें जो हैं ये इस्टेब्लिशमेंट के कई रंग हैं। ये यानी ड्रोन हमले जो हैं, ड्रोन हमलों की मुखालफत इनसे करवाई जा रही है और उस मुखालफत की बुनियाद के ऊपर जो है वो बातचीत कहीं और जहाँ पे हो रही है। ये सारे इस्टेब्लिशमेंट के रंग हैं। ये तो इस्टेब्लिशमेंट की शोबदाबाजी है जिसको आप किरदार हैं एज अ पार्टी। देखें, अगर तो ये बात, और अगर वो ना चाहे तो ये दूसरा मुंह भी नहीं कर सकते जी। ये बात अगर मियां नवाज शरीफ साहब कहें इस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो बात समझ आती है, क्योंकि उनसे ज़्यादा करीब इस्टेब्लिशमेंट के पाकिस्तान में कोई सियासतदान कभी रहा नहीं। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि ये जो मीडिया के बाद और ये वकला की मूवमेंट के बाद, आज़ाद अदलिया के बाद पाकिस्तान की फ़ज़ा बदल चुकी है। अब मैं नहीं समझता कि इसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई इतना बड़ा रोल है जितना राना साहब बता रहे हैं। कितना असल में देखें, ये मुख्तलिफ जगहों पे बातें आती हैं, अखबारों के ज़रिए पढ़ते हैं, उसमें हम कुछ देखते हैं, लेकिन मैं जो असल बात आना चाह रहा हूँ, एक बात, क्या ड्रोन हमले नाजायज़ हैं कि नहीं हैं? क्या पाकिस्तान के बेगुनाह लोग इसमें मारे जाते हैं कि नहीं मारे जाते? सभी कहते हैं। ठीक है, अब ये बताएं, अपोजिशन में किसी और पार्टी ने इस पे कुछ किया, हम गलत कर रहे होंगे, मैं कहता हूं हम इसमें पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहते होंगे, घर से तो हम ही निकले हैं, कोई और किसी ने कोई इसका हल बताया, हमारा हल गलत होगा। ठीक है, मैं कहता हूं हम निकले हैं ना, इस मसले को लेके दुनिया के सामने लेके आ रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रेशर में तो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं आती, लेकिन जो मॉरल प्रेशर उसको अपने मुल्क में और इंटरनेशनल मीडिया में पड़ेगा, उसका कोई इंपैक्ट होगा ना, कोई पाकिस्तान को फायदा होने का चांस है? मैं कहता हूं ना हो, चांस है ना। हमने कुछ कोशिश की है। मैं राना साहब की बात को जब मानता, जब ये भी किसी घर से निकलते, कोई किसी दिन, आप निकले नहीं, सिर्फ एक और कोयटा में जलसा हमने किया, ठीक है, हमारा किसी उधर जो दहशतगर्दी हो रही है, मुख्तलिफ और लोग कर रहे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के बाहर भी कर रहे हैं, इन्होंने ये इल्जाम तो नहीं लगाया कि हमें उनकी गोलियों का और उनके बमों का डर नहीं था। हम निकले हैं ना, पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की जो कोशिश तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में कर रही है, मुझे बड़ा अफसोस है कोई और पार्टी इस सिलसिले में एक कदम उठाने को तैयार नहीं है। ये तो अपने पंजाब में तकरीर करते हैं बुलेट प्रूफ चीजों तो निकले नहीं बाहर। ये है कि ये एस्टेब्लिशमेंट भी पिछले 65 साल से जो है ना वो पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की कोशिश कर रही है और उनकी कोशिशों की वजह से ही जो है वो पाकिस्तान पहले 2 लख्त हुआ है
और अब भी अगर उनकी कोशिश इसी तरह से सियासी तौर पे भी और अदरवाइज जो है वो जारी रही तो मेरा ख्याल है कि इस मुल्क को जो है वो नुकसान पहुंचेगा। अच्छा, शहला रजा साहिबा, सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म तो आपकी पार्टी पे उतर रहा है कि ड्रोन हमले आप लोगों की मंशा से हो रहे हैं, और तहरीक इंसाफ वाले ये कहते फिरते हैं कि सुप्रीम कमांडर तो हैं आपके आसिफ अली जरदारी साहब, लेकिन उनमें तो इतनी भी जरूरत नहीं कि हेलीकॉप्टर में भी कभी विजिट कर लें वजीरिस्तान का, और ये तो खुद जा रहे हैं वहां पर बमांगे दहल ऐलान करते हुए अमन मार्च लेके। जी शहला साहिबा, ये वहां पे अब क्या करने जा रहे हैं, मुझे ये पूछना है। वहां पे तो कुछ नहीं हो रहा, जहां पे इन्हें जाना चाहिए बकौल इनके, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये जो मेरे वाक एंड के मजदूर शहीद हुए, ये जो मेरे मून मार्केट में बच्चे शहीद हुए, ये जो मेरे इतने फौजी शहीद हुए, ये इनके घर क्यों नहीं जाते? ये बलोचिस्तान, इन्होंने कोयटा में जलसा किया जहां बीएनपी भी नहीं कर सकती, तो इससे क्या मतलब है? क्या इन्हें कोयटा में अहले तशय्युह के खाली घर नजर नहीं आए? क्या इन्हें कोयटा में मारे जाने वाले लोगों के घर नजर नहीं आए? ये उनके घर चले जाते। और ये जो वहां पे जा रहे हैं, तो वहां पे तो अब कुछ अरसे बाद वो सूरत हाल होगी जैसे हमारे सवात में है। माशाल्लाह वहां पे हमारी आर्मी ने वहां से 100% लोगों का इनखला हो गया था, अब लोगों ने वहां पे आना शुरू कर दिया। आपके ख्याल में ये क्यों जा रहे हैं? वहां पे तो ड्रोन जी, आपके ख्याल में ये क्यों जा रहे हैं? जान हथेली पे रख के जा रहे हैं, इतना दूर दराज का सफर है, आपके ख्याल में क्यों जा रहे हैं ये? देखिए, अब पाकिस्तान आर्मी भी बिल्कुल बबांगे दहल ये डिक्लेयर कर चुकी है कि ये जंग हमारी है, क्योंकि इसमें हमारे लोग मारे जा रहे हैं, हमारी आर्मी, हमारे वो उल्मा जो ये फतावा दे चुके हैं कि ये हमले जो हैं ये हराम हैं, ये खुदकुश हमले, उन उल्मा को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप तो अपनी आर्मी को चैलेंज करने जा रहे हैं। अगर आपको चैलेंज करना था तो जिन लोगों ने मेरे बच्चों को, मेरे मासूम लोगों को, पॉइंट आ गया आपको शहला साहब, मैं फारूक साहब को रिस्पॉन्स लूं इस पे। तहरीक तालिबान पाकिस्तान को, आपने सिपाही साहबा को, आपने इन लोगों को चैलेंज करना था। आप तो इन लोगों के सेफ हैवेंस में को आप वहां जाते तो फिर मैं देखती। ये दोनों जवाब पार्टी और मुस्लिम लीग नून, हम तो पहले कहते हैं कि ये देखें जो लेफ्ट राइट दोनों तरफ से हो रही है, ये अंदर से मिले हुए हैं, लेकिन मैं दोनों का जवाब देना चाहूँगा। मैं ये चाहूँगा पहले मैडम का दे देते हैं। देखें, मैडम ये कहती हैं कि जनूबी वजीरिस्तान जो है वो चूंकि पाक साफ हो गया, इसलिए हम तो अब भी उधर शुमाली में जाए ना, ड्रोन सुन लेना, सुन ले। वो कहती है हम तो अभी हुकूमत हमारी अब भी नहीं जाएगी। आपने कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब हेलीकॉप्टर पे बैठ के, वो कहते हैं हम, मैं नहीं, तहरीक इंसाफ वाले कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। चले, मैं कहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा कहना यह है कि ये जनूबी वजीरिस्तान में तो ये अभी भी नहीं जा रहे। हम क्या करने जा रहे हैं, मैंने आपको बता दिया कि दुनिया की तवज्जो इस तरफ दिलाएंगे, और उसके साथ साथ जो है इंशाल्लाह ये ड्रोन हमलों में हम कोशिश करेंगे कमी। बाकी जो उनका ये कहना है, और राणा साहब का भी उसमें कोई थोड़ा सा लगता है कि यही राय है कि हम फौज से टकराने जा रहे हैं। देखिए, अगर पाकिस्तानी अवाम को मारने में अमेरिका शामिल है, ठीक है, उस अमेरिका का जो साथी है हम उसको जरूर समझाएंगे कि ये काम अच्छा नहीं है, ये पाकिस्तान के मफाद में नहीं है। हुकूमत का असल काम है, हुकूमत इस सिलसिले में कोई इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं है। हम वो कह रहे फौज काम कर रही है वहां पे, आप तो बोल डिस्टर्ब करेंगे जाके वहां पे। लोग वजीरिस्तान में तो इनका अपना कहना है कि नहीं कर रहे। जी शहला साहब, एक मिनट प्लीज। जी, इनको अमेरिका जाना चाहिए ना, खान साहब की वाइफ भी वहां मौजूद है, रहने के लिए घर भी है, आराम से जाके अमेरिका के सामने मुजाहरा करें। जहां पे अब अमन है, जहां पे अब कुछ नहीं हो रहा, वहां क्यों जा रहे हैं? जी, मैं अर्ज करता हूँ, की प्रॉब्लम भी नहीं। खान साहब की जो है वो शादी इस वक्त कोई नहीं है, तो इसलिए उनकी वाइफ का कहीं होना वो जो है वो इनका कहना है, और वो अमेरिका का बता रही है, मुझे नहीं पता ये क्या बात वो कर रही हैं, और वो अमेरिका में नहीं है। घर तो है ना उनके घर अमेरिका में नहीं है। खातून, आपको पता शायद नहीं है, या आप जानबूझ के इस तरह कर रही हैं। बात ये है कि हम एक मसले को लेकर निकले हैं, ठीक है, पाकिस्तान का बच्चा ये समझदा मसला तो है, हमारा हल गलत होगा, हुकूमत इसका कोई सही हल निकाल दे। लेकिन फारूक साहब ये बड़ा रेलेवेंट सवाल है कि उसका हल गलत होगा। आप पॉलिटिकल उस पर बैठ के, ये कोई बच्चों के साथ गुफ्तगू तो हमारी आपस में नहीं हो रही, एक पॉलिटिकल चेयर पे बैठ के आप मुझे कह रहे हैं ये हल उसका गलत होगा, तो अगर हल गलत है, नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ, लोगों की जिम्मेदारी तालिबान ने आज कहा जी हम जानो माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेंगे। हम उनकी जिम्मेदारी पे तो जा भी नहीं रहे। नहीं तो घर नहीं गए, वो किसी का पाकिस्तान सारा मेरा पाकिस्तान है, मैं इसको किसी एक के पास भेजने को तैयार नहीं। हम तो जा रहे हैं। वहां पे तो मेरी फौज है, वहां पे अब लोग वापस आना शुरू हो गए, वहां पे डर क्या है?
वो कह चले रहे हैं फिर आप सुबह तशरीफ लाएं, हम आपको बड़े एहतराम से अपनी बहन के तौर पे साथ लेके चलते हैं, आप इमरान खान के साथ हमें लीड करें, चलते हैं सुबह, देख लेते हैं। वहां पर है, मेरी आर्मी वहां पर है और मेरे लोगों ने शहीद होकर आर्मी के उस जगह को पाक साफ किया है। वो जो शहीद हुए और हैं वो हमारे लिए आपसे ज्यादा मोहतरम है। कि शुमाली जनूबिस्तान जहां पर शुमाली वजीरिस्तान, जहां पर तहरीक तालिबान, जहां पे पाकिस्तान तहरीक तालिबान और बाकी लोग छुपे हुए, जहां उनकी सेफ हेवन है, ये उनकी तरफ से मुंह मोड़ रहे हैं। वहां पे जाके उन्हें ललकारें कि हमारे यहाँ आके लोगों को क्यों शहीद करते हो। ठीक है, ब्रेक पे जाऊंगा, व्यूअर्स ब्रेक वापस आएंगे। तो पाकिस्तान इलेक्शन के साल में एंटर हो रहा है और तमाम इश्यूज जो हैं उनको पोलिटिसाइज किया भी जा रहा है और पोलिटिसाइज बंद हो भी जाते हैं, क्योंकि ये एक फीवर चल रहा है इलेक्शन का, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और एक्साइटिंग है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। वापस आते हैं इस प्रोग्राम में ब्रेक के बाद। व्यूअर्स प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब, मैंने सारों की राय ली इस हवाले से, आपके ख्याल में ये जो मार्च हो रहा है कल सिग्निफिकेंट है, गैर मुल्की भी आ रहे हैं, इसका किसी भी लिहाज से पाकिस्तान के बेसिक इशूज से कोई ताल्लुक है या ड्रोन्स ही के खिलाफ रजिस्टर हो जाएगा प्रोटेस्ट एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान? बताइए आप मुझे। देखिए, हम जो हैं सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, मुझे लगता है बहुत से गिरोहों में बटे हुए हैं और अक्सर हमें एहसास ही नहीं होता कि दूसरे गिरोह के लिए क्या चीज़ बहुत अहम मैटर करती है। हम जिसको अहम नहीं समझ रहे होते और औरों के लिए वो अहम होती है। पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा तबका है, सोच का एक जाविया है, जिसके लिए ये मामलात गैरत से मंसूब हैं। ये तमाम मामलात हम तो शायद ठंडे जहन से सोचने की कोशिश करते हैं कोई इंटरनेशनल रिलेशंस, बैनुल-अक़वामी सियासत के तनाजुर में, लेकिन पाकिस्तान के बहुत से अवाम ऐसे हैं, अवाम का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो समझता है कि हमारी जो एक अना है, हमारी जो एक अपनी सॉवरेनिटी है, खुद इरादियत जो है, वो बहुत बड़ा इशू है। अगर वो लोग इस मार्च को इस हवाले से देखते हैं कि हक़ खुद इरादियत पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से ये कदम है, तो हो सकता है उनके लिए एक अहम सियासी इवेंट हो और हो सकता है इसके सियासत पर कोई असरात पड़े। राइट। लेकिन हम एक दूसरे से मुझे लगता है अब मुकालमा कर नहीं रहे। लेकिन सलमान साहब, बात अगर आगे बढ़ाई जाए तो ये कि पाकिस्तान में कोई चीज़ आगे चली नहीं रही है। जब ये कोर्ट ने खत का जो मामला लटकाया हुआ है, पीपल्स पार्टी को आपको लगता नहीं जितना सियासी फायदा रूरल एरियाज में, जहाँ पे लोगों में इतनी समझ नहीं है, जो हम डिस्कशंस करते हैं और चैनल्स की भी कई जगहों पर एक्सेस ही नहीं होती, पीपल्स पार्टी को फायदा नहीं बहुत ज़्यादा हुआ कि प्राइम मिनिस्टर उनका एक चला गया, दूसरा जाने वाला है। सुप्रीम कोर्ट जो है बड़ी रिजिड फॉर्म में मुबैना तौर पर सामने आई है, फ्रॉम 1 क्वार्टर जो प्रोपेगेंडा है उसका मौका मिला है। बीइंग अ लॉयर आप इन सारे फैसलों के बीच में हैं, सारी प्रोसीडिंग्स के अंदर है, किस तरह देखते हैं आप? पीपल्स पार्टी को फायदा होगा इससे या 14% भी वोट स्टे कर रहा है? फिर ये बात हुई है, देखिए जो इलेक्शन हमने देखे हैं, शैला रजा साहिबा ने भी हवाला दिया है, उनमें तो बज़ाहिर लगा है कि पीपल्स पार्टी को कम से कम नुकसान नहीं हुआ उस रविश से। तो अब फिर ये वही सवाल है कि जो एक खामोश पीपल्स पार्टी का एक वर्कर बैठा हुआ है, जो शायद किसी और वजह से बाहर ना निकलता, वोट ना देता, जैसा कि हमने देखा था 1967 के इलेक्शंस में ये हुआ, हो सकता है वो वोटर इस बात से प्रोवोक हो, उसको लगे कि हमारे साथ शायद कोई ज्यादती हो रही है। लेकिन बतौर वकील मेरा तनाजुर बिल्कुल मुख्तलिफ है। मुझे बिल्कुल लगता है कि एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, हमारा आइन इस बात का तकाजा करता है कि उस फैसले पर अमल होना चाहिए। राजा साहब, इश्यूज पे अगर आ जाएं तो कौन से? राजा साहब एक बात और देखिए, अली मूसा गिलानी का रिजल्ट तो एक तरफ, लेकिन अगर आप शेखुपुरा में देखें और नगमा मुश्ताक की सीट देखें तो वो भी हमारी सीट नहीं थी और हमारी वहां गवर्नमेंट भी नहीं है, लेकिन हमने वहां पे भी रिजल्ट हासिल किया। दूसरी बात यह है कि देखिए, लोगों की ये भी तो सोच हो सकती है, और जो कि लोगों की सोच है कि मेरा ख्याल है कि लोग अब इस बात को बाबांगे दहल करते हैं कि तहरीफ के इंसाफ के बाद, शुजा पाशा के जाने के बाद अब कुछ करने को नहीं रह गया। उन्होंने अनाउंस किया था कि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन अक्टूबर के एंड तक मुकम्मल कर लेंगे, सितंबर खत्म हो गया। इसके अलावा ये कि जो उनका तरीक़ाकार है, एक तो राना साहब ने डिस्कस किया, एक उनका जो है वो ये है कि वो कंप्यूटर आपके मोबाइल पे मैसेज भेजते हैं, अगर आप नो में भी उनको आंसर ना करें वो आपको अपना मेंबर समझते हैं। तो ये सारी चीजें भी हैं, हम भी इसी दुनिया में रहते हैं। डिप्टी स्पीकर असेंबली की प्लीज, वैसे ये ख्याल है कि ये किसी मैं अपनी एक बात और कंप्लीट कर लूं। जी करें, आपको हो सकता है। राना साहब ने तो हमें 14% पे हैरानी जाहिर की थी, लेकिन हम पॉलिटिक्स को समझते हैं। देखिए, जो इमरान खान साहब
की मौजूदगी में शेख रशीद साहब ने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन मुल्ला उमर हमें इजाजत दीजिए, तो मैं समझती हूं कि एक दफा इसी तरह का सीन बिल्कुल नवाज शरीफ के साथ इन्होंने शेख रशीद ने किया था और काजी हुसैन अहमद को, जो इनकी आदत है, हस्बे मामूल नाजेबा अल्फाज कहे थे और नवाज शरीफ साहब उसी वक्त उठे अपनी जगह से, उन्होंने इंटरव्यू किया और कहा कि ये मेरे ख्यालात नहीं है, आप अपने अल्फाज वापस लें। राणा साहब को शायद ये बात याद ना हो, उस वक्त पता नहीं ये कहां थे, पीपल्स पार्टी में थे या वहां थे, लेकिन जहां पे भी थे के इन जुमलों को इंटरव्यू नहीं किया गया। और अगर ये इजाजत मांग के वहां पे जाया जा रहा है तो मैं समझती हूं कि तहरीक इंसाफ के पास अब कुछ करने को नहीं। सारा ऑनस्लॉट तो आप पे आ गया। राणा साहब आपसे बाद में पूछूंगा मैं, सारा ऑनस्लॉट तो आप पे आ गया। शिहाब पाशा के जाने के बाद आप तितर बितर हो गए, 10% नीचे आ गए। बड़ी अच्छी बात। एक तो खातून की तलाक के लिए 15 अक्टूबर से हमारे पार्टी के इलेक्शन जो है वो शुरू हो रहे हैं, तो इसलिए जो हमने कहा था उस पर हम पूरा कहा था सितंबर में हो जाएंगे। जी नहीं, सितंबर में हमारा जो था शुरू होगा प्रोसेस, सितंबर की बजाय अब अक्टूबर में शुरू हो रहा है, क्योंकि हमारा अंदाजा यह था कि 30-35 लाख लोग नए मेंबर बनेंगे, उसके लिए हमने तैयारी की थी वोटर लिस्ट बनने की। ये जो 1 करोड़ 10 लाख आ गए, उसमें जो है मोबाइल में जो आता है वो कह रहे हैं सिर्फ वैसी मैसेज और मैं मेंबर आपने जवाब दिया तो आप हमारे मेंबर, यही नहीं मोबाइल में जो आता है। मेरा ख्याल है खातून ने ये समझ लिया है कि ये सिंध असेंबली का कोई इजलास हो रहा है जहाँ पे सारे जो है वो कॉमेडी करेंगे, तो ये सिंध असेंबली का इजलास नहीं है। सीरियस बात ये है, मुझे अब इजाजत है। आप मेरे मेंबर्स की ये आप अभी तक असेंबली में नहीं पहुंचे, इसलिए आपको मालूम नहीं है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की इज्जत क्या होती है, इसलिए आप ये कह रहे हैं। और सिंध में तो आप कभी आ ही नहीं सकते, इसलिए आपको वहाँ पे कॉमेडियन ही लगेंगे। चले, मैं आपको दूसरी बात जो गुजारिश करने लगा था, ये बिल्कुल एक गलत बात है कि कोई एसएमएस जाता है आप जवाब ना देंगे तो आप मेंबर हो जाएंगे। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी का कोई इस तरह का कोई प्रोग्राम होगा तो मुझे, क्योंकि आप जानबूझ के तो इनको वोट को डालेंगे तो वोट ही देहात में, मोबाइल पहुंचे। आखिरी बात, अगर ये दोनों, मेरा भाई और मेरी बहन, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ये अगर मुझ आजिज पे डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं मेरी पार्टी पे, इसका मतलब है कहीं ना कहीं तो हम चुभ रहे हैं, किसी ना किसी को तो हमसे खतरा पैदा हुआ है। बस हमारी कामयाबी की यही दलील है, क्योंकि इशफाक अहमद ने लिखा था, इशफाक अहमद ने लिखा था कामरान कि रोका उसको जाता है जिसके पहुंचने का खतरा पैदा हो जाए। तो हमें ये दोनों रोक रहे हैं। हमें तो बात बताया मुझे, शिहाब पाशा का तो कोई रोल नहीं था ना, कभी भी सवाल नहीं पैदा होता। इसलिए ये सब कुछ करना पड़ रहा है, हमें तो ये सब कुछ शायद इसलिए करना पड़ रहा है कि इतने चैनल्स हो गए हैं, सबको अपना 8 बजे मंजन बेचना है, तो आप इन लोगों को बुला लेते हैं। अदरवाइज ये बात नहीं है, फारूक अहमद मीर साहब को इसलिए बुलाया है कि वो ये कॉमेडियन कहेंगे देखें, तो हम भी कहेंगे कि आपको मंजन के लिए इनकी जरूरत है। नहीं, ये बात नहीं है। मंजन हो या चूरन हो या शहद हो, इट डजंट मैटर। हम तो हर तरह के लोगों को डील करते हैं, इलेक्टेड और नॉन इलेक्टेड। शहद लगा रहे हैं, अब आप नहीं, मेरी बात सुनिए। हमने जो है वो असेंबली में भी शहद भी देखा है, मंजन भी देखा है, तो वो तो ऐसा कोई मसला नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि अब उन्होंने बॉयकॉट किया था इलेक्शन में पीटीआई ने, तो उनका रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड नहीं है, ये एक फैक्ट है। अब आप कहे मैं आपको बुला के पीटीआई में पूरा प्रोग्राम कर दूं, वन साइडेड। अगर वो इलेक्टेड लोगों को कॉमेडियन कह रहे हैं तो उन्हें फिर आना ही नहीं चाहिए। तो आप कह रहे हैं ना, आपने जवाब दे दिया। एक फिक्र और, जो इलेक्ट हो जाता है, अगर रंगीला मरहूम या मनोवर ज़रीफ मरहूम इलेक्ट हो जाएं और हम ये कहें कि आप वो कॉमेडियन नहीं रहे, तो कॉमेडियन वो रहेंगे। ऐसा कौन सा कॉमेडियन सिंध असेंबली में जो आपने रेफर किया? इमरान खान अभी क्रिकेटर हैं। हाँ जी, इमरान खान अभी क्रिकेटर हैं जी। हम क्रिकेट का भी वो एक्सपर्ट हैं, पॉलिटिक्स में भी पिछले 16 साल से वो अब हैं, अब दुनिया में कर रहे हैं। इसका मतलब ये कि कोई बात तो है जिसकी पर्दादारी बेचैनी को अवाम लेकर आए हैं। देखिए, बात ये है कि यानी जो पीटीआई है इस वक्त, इससे इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को जो है वो खतरा है, क्योंकि ये इस्टेब्लिशमेंट की पार्टी है। इस्टेब्लिशमेंट ने पहले ये किया कि पहले वो जमातों में से बंदे तोड़ा करते थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने फिर 2002 में जमातों को तोड़ के एक जमात बनाई। अब ये उनका तजर्बा है कि उन्होंने अपनी एक जमात जो है वो पीटीआई बनाई है, और अगर ये तजर्बा भी उनका नाकाम हो गया तो फिर इस मुल्क में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आइंदा के लिए कोई खतरा नहीं। राइट, इसलिए मैं समझता हूँ कि तमाम डेमोक्रेटिक फोर्सेस को इनका रास्ता रोकना चाहिए, सबको रोकना चाहिए जी। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वक्त एक ब्रेक है, वापस आएंगे तो मैं पूछूंगा कौन कौन रास्ता इनका रोक सकता है, किस तरह रोक सकते हैं। ये फारूक साहब भी हैं, सुनाकर राजा साहब भी और बाकी लोग मौजूद हैं। वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
इस प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद करते हैं। सलमान साहब, मैं आपके पास आता हूँ, लेकिन जल्दी से क्विकली सलमान साहब से एक बात पूछ लूँ। राणा साहब की बात और शहजादा साहब की बात समझ ली जाए ना सही, तो फिर तो पूरा इलेक्शन कमीशन का ऑफिस और चीफ इलेक्शन कमीशनर डिस्क्रेडिट हो जाते हैं। इसका मतलब एस्टेब्लिशमेंट जो है वो अपने कुछ लाख करोड़ वोट बना के बैठी हुई है जो इनके ऊपर निछावर कर देगी इलेक्शन। नहीं, हमारा कहना ये नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट का इस मरतबा रास्ता जो है रोका जाएगा और रुकेगा रास्ता इसमें, लेकिन ये कोशिश कर रहे हैं आपके नजदीक, ये कोशिश कर कितना फाल होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस? देखिए कामरान साहब, जो बातें आज राणा साहब ने कही हैं मेरे लिए बहुत खुशी का बायस है कि एक मेन स्ट्रीम पार्टी का जिम्मेदार ओहदेदार जो है, एक वजीर जो है, ऐसी गुफ्तगू मीडिया पे करे। ये पाकिस्तान की तारीख का अलमिया रहा है। आपको इल्म है असगर खान केस भी आजकल चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, कर रहे हैं। उसमें भी यही मामला हमारे सामने है, एस्टैब्लिशमेंट का रोल कि एस्टैब्लिशमेंट किस तरह इलेक्शन को एक ड्रामा बना देती है। इस इलेक्शन में है ना, आप ख्याल में क्या कर सकते हैं? अख्तर मेंगल साहब ने जो पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में बात की वो बिल्कुल हूबहू वही है जो 1990 में हुआ। 1990 में शायद राणा साहब की पार्टी मंजूर नजर थी, आज हो सकता है कोई और पार्टी मंजूर नजर हो, लेकिन मेरे लिए बतौर पाकिस्तानी ये बात हर तरह नाकाबिले कबूल है, वो पार्टी हो या ये पार्टी हो। तो इस्टेब्लिशमेंट का अगर रोल कायम रहेगा, जो अख्तर मेंगल ने जिस बात का सुप्रीम कोर्ट के सामने एक इशारा दिया, बात की, उन्होंने कहा बलूचिस्तान में भी यही हो रहा है। लिहाजा हम तमाम लोग, हम वोट डालने वाले हों या वोट लेकर हम इलेक्ट होने वाले हों, हम तो ऐसा लगता है कि एक ड्रामा कर रहे हैं। असल में जो तारे हैं, जो डोरे हैं, वो पीछे खींची जाती हैं और इस मुल्क की जो एक डेस्टिनी है वो चलाने में पाकिस्तान के अवाम का और वोट का बज़ाहिर जो रोल है वो एक कॉम्प्रोमाइज। मीर साहब, ये तो क्योंकि परसेप्शन यही है पाकिस्तान में, इसलिए आप इल्जाम भी लगते रहते हैं, तो आप माइंड ना किया। अब किसी की परसेप्शन को तो हम नहीं रोक सकते, जो कोई सोचना चाहे, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट का कोई रोल जो है वो सियासत में नहीं होना चाहिए। हम इस पे बड़े, लेकिन है, पता नहीं अब है कि नहीं, ये तो हुकूमत वाले बताएंगे ना। मैं सिर्फ जो बात आपके सामने करना चाहता हूँ, अभी पीपल्स पार्टी की नुमाइंदा भी यही कह रही थी, जो मुस्लिम लीग नून के नुमाइंदा है वो भी यही कह रहे हैं। ये दोनों बैक वक्त एक ही जुबान जब बोलते हैं तो फिर हमारी इस बात को जो है वो लोग यकीन करने लग पड़ते हैं कि ये असल में दोनों अंदर से एक हैं। ये ज़ाहरन नूरा कुश्ती कर रहे हैं और पाकिस्तान के अवाम को मिल के बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। ये बात भी पाकिस्तान के अवाम को पता है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब के दरमियान तय हो चुका था कि इलेक्शन जो है वो 2013 से पहले नहीं होंगे। फिर क्या हुआ? अब वही बात 2013 से पहले हम कहते रहे हैं, आज भी नून लीग से कहते हैं कि आप पंजाब की हुकूमत को छोड़ दें ताकि हुकूमत गो जरदारी गो किया, सारा कुछ किया, लेकिन इस्तीफा नहीं। अभी भी मिले हुए आप, देखिए बात डिक्लेरेशन था ना अदलिया के रेस्टोरेशन के लिए। बात ये है कि जो पंजाब का हुकूमत है तो वो क्या हमने किसी से कोई अपना कोई उधार लिया है या किसी से खैरात लिया है? हमें लोगों ने इलेक्ट किया है, हमने जो है वो गवर्नमेंट बनाई है। बात ये कि इस बात में कोई शक नहीं कि मौजूदा जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसके अगेंस्ट किसी एडवेंचर या अनकॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप को मियां नवाज शरीफ साहब नहीं करेंगे। ये तो बात सही है, ये उनका रोल रहा है, बिल्कुल ये रोल, ये तो मानते हैं मीर साहब आप कि नवाज शरीफ साहब ने एस्टेब्लिशमेंट को तो डिस्करेज किया, हुकूमत ना छोड़ने के लिए जो मर्जी आप कहते रहे, ये बात नहीं है। के साथ हम अपोजिशन में भी होंगे तो फिर भी हमारा ये तो वैसे उनका एक रोल रहा है। दूसरी बात ये है कि ये छोटा भाई जब 6 दफा रात को जाके आर्मी चीफ छोटे भाई को भी उन्होंने नोटिस दिया, अपोजिशन का लीडर जो उन्होंने बनाया हुआ नेशनल असेंबली में, वो साथ। बात ये है कि लीडर मियां नवाज शरीफ है, ये क्या नोटिस होते हैं? पॉलिसी जो है वो लीडर की है, उन्होंने नाराज को निकाल दें, उनको निकाल दें पार्टी से। लेकिन बात ये है ना कि मियां शहबाज शरीफ साहब जो गए थे वो जिस मकसद के लिए गए थे, उन्होंने जब उसको वजाहत की उसका मुल्क की सियासत से कोई तल्लुक नहीं था। साहिबा, आप और मुस्लिम लीग नून जो है वो किस हद तक समझते हैं बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप को? यहाँ पे मैं एक बात कर दूं कि ये पीपल्स पार्टी जो है, पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, जमात इस्लामी हो, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट के रोल को जो है वो पसंद नहीं करेगी, और जो पसंद नहीं करेगी तो वो लास्ट 10 सेकंड्स हैं, वक्त की बिल्कुल किल्लत है मेरे पास। देखिए, मैं ये समझती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग एंड दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो जिनमें इख्तलाफ भी होगा, बहुत सारे नुक्तों पे वो बातचीत भी करेंगी, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई जो है वो उसमें इमरान खान जो है वो राइट विंग पार्टीज के पीएम का फेस हैं, और इनका जो इंतखाबी इत्तेहाद होगा ये दिफाई कौंसिल पाकिस्तान से होगा। आज अखबार में खबर भी है कि इस्लाम वो जमात इस्लामी से इनका सेटअप भी हो, सीट एडजस्टमेंट भी हो सकता है, और ये बिल्कुल उसी तरह होगा जैसे हम इंडिया में देखते हैं भारतीय जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी जो है वो एक गुडी गुडी फेस है उनका। अदरवाइज बहुत शुक्रिया शैला साहिबा, वक्त खत्म हुआ यहाँ हमारे पास होगा, और ये एस्टेब्लिशमेंट की एक और कोशिश होगी जो इंशाल्लाह नाकाम होगी आपके नजदीक।
मुल्क में पॉलिटिकल ठीक है, लेकिन बस मैं एक बात बता दूं, प्रोग्राम का कंक्लूजन है। शैलजा साहबा का बहुत शुक्रिया, हमारे लाहौर के पैनलिस्ट तमाम का बहुत शुक्रिया कि जो IRI का पोल हुआ है इसमें शैलजा साहबा ने कहा था कि देहात के लोग शामिल नहीं है, लेकिन जो मेरे पास स्टैटिस्टिक्स हैं 67% लोग जो हैं वो देहात के थे जिन्होंने इस पोल में पार्टिसिपेट किया है, जिसने नून लीग को नंबर 1, तहरीक इंसाफ को नंबर 2 और पीपल्स पार्टी को नंबर 3 पे रखा है, और सिर्फ 33% लोग वो थे जो अर्बन एरियाज के थे। अगर ये ट्रेंड है तो वफाक की जो पार्टी है इस वक्त रूलिंग पार्टी पीपल्स पार्टी, उसके लम्हा फिक्री है, और नून लीग के लिए अभी भी बड़ा मार्जिन है, अभी भी बहुत काम करना है, और तहरीक इंसाफ ने भी बहुत काम करना है। दो पार्टीज हैं जो आगे की तरफ बढ़ रही हैं। अगरचे तहरीक इंसाफ की मकबूलियत कम हुई है, नून लीग की ऊपर गई है। आज का प्रोग्राम था, मुझे नेक्स्ट टाइम तक के लिए प्रोग्राम से इजाजत दीजिए।